दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी के गद्य खंड से महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखाचित्र गिल्लू लेकर आए हैं। गिल्लू जिसकी विधा है रेखाचित्र, यह महादेवी वर्मा की कृति मेरा परिवार से लिया गया है। इस रेखाचित्र में महादेवी वर्मा का एक गिल्लू यानी एक गिलहरी गिलहरी का नाम है, उस गिलहरी के प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम भाव को इस रेखा चित्र में व्यक्त किया गया है। गिल्लू में जो कथा है वह महादेवी वर्मा के जीवन की एक सत्य घटना पर आधारित कथा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहानी हृदय स्पर्शी है, दिल को छू लेती है। शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही यानी जूही, पीले रंग का जूही का फूल। सोन जूही यानी सोन जूही की लता में आज एक पीली कली लगी है। लेखिका लिखती हैं कि ये जो सोन जूही की लताएं हैं, इनमें आज एक पीली सी कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। सोन जूही के उस पीले कली को देखकर मुझे अनायास यानी बिना यत्न के स्वतः ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। उस छोटे से जीव की याद आ गई। कौन छोटे से जीव? जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था, जो इस सोन जूही के लताओं की सघन हरितमा में यानी घने हरियाली के बीच में छिपकर बैठा करता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधों पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और जब मैं उसके निकट पहुंचती थी, सोन जूही के लताओं के निकट, तो वह छोटा सा जीव सोन जूही के लताओं से निकलकर मेरे कंधों पर कूद जाता और मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। लेखिका कहती हैं कि जब तक वह छोटा सा जीव इस दुनिया में था, तब तक मुझे कली की खोज रहती थी। तब तक मैं इस सोन जूही की लताओं में कलियों को ढूंढा करती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु जब वह छोटा सा जीव अब इस दुनिया में नहीं है, तब मैं सोन जूही के कलियों को नहीं बल्कि उस लघु प्राणी को खोजती हूँ, ढूंढा करती हूँ। आगे देखिए। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेखिका लिखती हैं आगे की परंतु अब तक तो वह छोटा सा जीव इस सोन जूही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। उसका शरीर इस सोन जूही के जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, और कौन जाने कि ये जो सोन जूही में कली लगी है, उसके बहाने वह छोटा सा जीव आज फिर मेरे सामने मुझे चौंकाने के लिए उपस्थित हो आया हो। यानी लेखिका जब सोन जूही में लगे हुए कली को देखती हैं तो उन्हें लगता है जैसे वह छोटा सा जीव जिसका शरीर इसी सोन जूही के जड़ के पास ही दफनाया गया था, उसका शरीर अब तक सोन जूही के जड़ में मिल गया होगा और मिलने के बाद कली के रूप में मुझे फिर से चौंकाने के लिए मेरे सामने आ गया हो, ऐसा लेखिका को लगता है। आगे देखिए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे हैं। लेखिका लिखती हैं कि एक दिन की बात है कि अचानक मैं सवेरे कमरे से बरामदे में आई और देखी कि 2 कौवा एक गमले के चारों ओर अपने चोंचों से छुआ छुएल यानी छुआने जैसा खेल खेल रहे हैं अपने चोंच से। यह कागभिसुंडी भी विचित्र पक्षी है। यह जो कौवे हैं कागभिसुंडी यानी कौवे, यह भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, यह एक साथ आदर किया जाता है इनका,
तो अनादर भी किया जाता है। अति सम्मानित, अति सम्मान भी किया जाता है। अति अवमानित तो अति अपमान भी किया जाता है। कैसे कि अगर कौवा काँव काँव कर रहा है तो यह भी हमें लगता है कि घर में कोई अतिथि आने वाला है, तो उस समय हम कौवा को सम्मान भरी नज़रों से देखते हैं। और अगर कोई कार्य करे तो कौवा काँव काँव करे तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कौवा किसी अपशकुन की सूचना दे रहा है, तो उस समय कौवा को भगा भी देते हैं। तो इसीलिए लिख रहे हैं, लेखिका लिखती हैं कि काक भी सुंडी है, कौवा भी विचित्र पक्षी है। एक साथ आदर किया जाता है, अनादर भी किया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है तो बहुत अपमान भी किया जाता है, अपमानित भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते थे, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ पक्षी के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में जब भी हमसे कुछ पाना होता है, जब भी हम अपने पूर्वजों की आत्मा को पितर पक्ष में जब भी कुछ भोग लगाते हैं, तो उसे ग्रहण करने के लिए उन्हें काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, यानी आना पड़ता है। वे कौवा बनकर ही आते हैं और भोग लगाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे पितर आए हैं। तो इतना ही नहीं, इसीलिए लिख रहे हैं कि हमारे जो बेचारे पुरखे हैं, न तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे अगर कुछ पाना हो तो उसके लिए उन्हें कौवा बनकर ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही हमें देना पड़ता है। और इतना ही नहीं, हमारे दूर बैठे प्रियजन को भी अपने आने का, हमारे जो दूर बैठे प्रियजन हैं वो भी अपने आने का संदेश इन्हीं कौवों की कर्कश स्वर में ही देते हैं। कर्कश यानी कठोर स्वर में ही देते हैं। दूसरी ओर हम कौवे और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, और दूसरी ओर हम कौवा के काव काव को अवमानना यानी अनहोनी के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, मानते हैं। एक ओर जहाँ कौवा काव काव करे तो ऐसा अनुमान लगाते हैं जैसा हमारे घर कोई आ रहा है, और दूसरी ओर कौवा काव काव करे तो हमको लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाला है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी। तभी लेखिका कहती हैं कि मेरे काक पुराण के विवेचन में, चिंतन में अचानक बाधा आ पड़ी, रुकावट आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। क्योंकि मैंने देखी जहाँ वे दोनों कौवे छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे थे जिस गमले के पास, उसी गमले और दीवार के संधि में मुझे एक छोटी सी जीव दिखाई पड़ी, जहाँ जाकर मेरी नज़र रुक गई। निकट जाकर देखा, मैं वहाँ जाकर देखी गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। तो गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, जो शायद ऐसी संभावना है कि अपने घोंसले से गिर गया होगा, और कौवा अब उसमें आहार भोजन खोज रहे थे। काकद्वय की चोट के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा है। काकद्वय यानी 2 कौवों के चोटों के, जहाँ सारी चोच रहेगा। काकद्वय के चोंचों के 2 घाव यानी 2 कौवों के चोंचों की 2 चोट उस लघु प्राणी, उस छोटे से प्राणी गिलहरी के बच्चे के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट बिना किसी क्रियाकलाप के, बिना हिले डुले, बेजान सा गमले से चिपका हुआ था। सब ने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सब लोगों ने हमसे कहा कि कौवे ने अपने चोंच से इस पर भयानक घाव बना दिया है, चोट पहुंचा दिया है, अब यह बच नहीं सकता, अतः इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दो। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका कहती है कि परंतु मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे हौले से सावधानी से उठाकर उस गिलहरी के बच्चे को अपने कमरे में ले आई,
फिर रुई से उसकी रक्त को पोंछकर उसके घाव पर दर्द निवारक पेनिसिलिन का मरहम लगाई। फिर रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। सबसे पहले उस गिलहरी के बच्चे को लेकर अपने कमरे में लाती हैं, फिर रुई से उसके रक्त को साफ करती हैं, फिर उसके घाव पर मरहम लगाती हैं, फिर रुई की एक पतली सी बत्ती दूध में डुबोती हैं और डुबोने के बाद जैसे तैसे उस गिलहरी के बच्चे के नन्हे से मुंह में लगाती हैं, पर गिलहरी का बच्चा मुंह नहीं खोल पाता और जो दूध होती है उसके मुंह के दोनों ओर लुढ़क जाती है। आगे देखिए, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सकता। फिर कई घंटे के उपचार के बाद उस गिलहरी के बच्चे के मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, उसे एक बूंद पानी पिलाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। और 2-3 दिन के उपचार और देखभाल के बाद वह गिलहरी का बच्चा इतना स्वस्थ हो गया, इतना अच्छा हो गया कि अब वह लेखिका की उंगली अपने दोनों नन्हे नन्हे पंजों से पकड़ लेता और अपने नीले कांच की मोतियों जैसी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर इधर उधर देखने लगता है। आगे देखिए, 3-4 माह में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। फिर 3-4 माह में उसके स्निग्ध चिकने रोए आ गए, उसकी पूंछ झब्बेदार हो गई और उसकी चंचल चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। पहले सब क्या कहते थे? गिलहरी। तो गिलहरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, इसमें सभी गिलहरी आ जाते हैं। तो लेखिका क्या की, उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, अर्थात उस गिलहरी का एक अपना नाम रख दी, गिल्लू, और सब लोग उसे इस प्रकार गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। फिर लेखिका क्या की कि एक फूल रखने की हल्की सी डलिया थी, उसमें रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका देती है। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, यहाँ गिल्लू रहेगा सॉरी, और वही फूल की डलिया 2 वर्षों तक गिल्लू का घर रहा। वहीं गिल्लू 2 वर्ष तक रहा उसी फूल के डलिए में। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता। गिल्लू का जो घर था, आवास था, डलिया, वह कहाँ था? एक तार से खिड़की के पास लटका हुआ था ना। तो वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूला झूलता रहता, हिलता, स्वयं के शरीर को हिलाता तो डलिया हिलती जो तार के सहारे बनी थी, और वह इस तरह से झूलता अपने घर में। और अपने कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता, और अपनी कांच के मनकों सी जो उसकी आँखें थी उससे वह न जाने कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर क्या देखता रहता, समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। चाहे वह जो कुछ देखता समझता, लेकिन उसकी जो समझदारी थी गिल्लू की, उसके जो कार्यकलाप क्रियाएं थे, उस पर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। आगे देखिए, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। कौन सा उपाय? वह मेरे पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। लेखिका कहती हैं कि अगर जब मैं कभी लिखने बैठती तो गिल्लू मेरे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने की उसकी तीव्र इच्छा होती उसके मन में। इसके लिए उसने एक अच्छा सा उपाय भी ढूंढ लिया था। क्या करता वह? जब मैं आती तो वह मेरे पैरों तक आता और सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से तुरंत उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह चढ़ता उतरता, कब तक? जब तक लेखिका उस गिल्लू को न पकड़ लेती थी। देखिए, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देता कि अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी छोटा शरीर
लिफाफे के भीतर बंद रहता। लेखिका कहती है कि गिल्लू इतना शैतानी करता कि कभी कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे से लिफाफे में इस प्रकार से रख देती, पैक कर देती कि गिल्लू का अगला 2 पंजा और सिर के अतिरिक्त सारा छोटा सा शरीर, लघुगात यानी छोटा शरीर लिफाफे के अंदर रहता, बस उसके 2 पंजे और सिर बाहर होता लिफाफे के। इस अद्भुत स्थिति में गिल्लू कभी कभी घंटों मेजों पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता है, वहीं मेज पर उसी लिफाफे में रहकर घंटों तक। जब तक लेखिका काम करती, गिल्लू उसी मुद्रा में खड़े होकर देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। और जब गिल्लू को भूख लगता तो वह चिक चिक करके लेखिका को आवाज़ देता, चिक चिक करके ऐसे चिक चिक करता मानो वह लेखिका को सूचना दे रहा हो कि उसे भूख लगी हो, और लेखिका उसे खाने के लिए काजू या बिस्कुट देती। और गिल्लू को जब काजू या बिस्कुट मिल जाता तो वह उसी स्थिति में, किस स्थिति में, उसका पूरा शरीर लिफाफे में रहता, अगला दोनों पंजा और सिर बाहर। तो उसी स्थिति पे लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर बिस्कुट या काजू को अपने दांतों से कुतरता रहता, खाता रहता। आगे देखिए। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरों में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। लेखिका कहती हैं, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी बसंत का माह आ गया, जो उस नन्हे से गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत था। नीम चमेली के गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, और जो नीम चमेली जैसे फूल खिल गए और उसकी जो गंध थी महक कमरे तक धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ, और जो बाहर की गिलहरियाँ थी वह खिड़की के जाली के पास आती और चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती। गिल्लू भी वहीं खिड़की के पास ही रहता था ना, डलिया में। तो बाहर वाली जो गिलहरियाँ थी वह खिड़की वाले जाली वाले खिड़की के पास आकर न जाने चिक चिक करके क्या कहती। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। और जब बाहरी गिलहरियाँ खिड़की के पास आती तो गिल्लू भी खिड़की के जाली के पास चला जाता और बैठकर बाहर देखता बाकी गिलहरियों को। तो लेखिका को लगता, इस स्थिति में देखकर लेखिका को ऐसा लगा कि गिल्लू को छोड़ देना ज़रूरी है, इसे आज़ाद कर देना चाहिए, इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका कहती हैं कि फिर मैंने कीले निकालकर जो खिड़की के जाली का एक कोना था उस एक कोने को खोल दिया और गिल्लू उसी रास्ते से निकलकर बाहर चला गया और बाहर जाकर मुक्ति की सांस ली, आज़ादी का सांस लिया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, जब दूर हो गई। आगे देखिए। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका कहती हैं कि हमारे रूम में आवश्यक कागज पत्र हैं, इसलिए मैं जब बाहर जाती तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने कमरे में अपना पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से यानी जाली वाले रास्ते से बाहर से कमरे में आया और पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया, हमेशा का क्रम हो गया, ऐसा रोज होने लगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका कहती हैं कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर जब मैं कमरे से बाहर निकल जाती तो गिल्लू भी
खिड़की की जो खुली हुई जाली थी उसके रास्ते बाहर चला जाता और दिन भर बाकी गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता और हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आ जाता और अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में, कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका लिखती हैं कि न जाने मुझे चौंकाने की इच्छा गिल्लू में कब से उत्पन्न हो गई थी, जाग गई थी। वह मुझे चौंकाने के लिए कभी फूलदान में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में मोड़ में छिप जाता और कभी सोनजूही के पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती हैं कि वैसे तो मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनसे मेरा लगाव भी कोई कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था, लेकिन गिल्लू इस बात में अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। ये समझ गए होंगे। आगे देखिए। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती हैं कि गिल्लू को काजू बहुत प्रिय था, काजू बहुत पसंद था और कई दिनों तक अगर गिल्लू को काजू खाने को नहीं दी जाती तो वह बाकी खाने पीने की चीज़ें को लेना बंद कर देता या फिर अगर उसे दिया भी जाता तो अपने झूले के नीचे फेंक देता था। आगे देखिए। उस बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखक कहती हैं कि उसी बीच मैं एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और कुछ दिन अस्पताल में रही। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका कहती हैं कि उन दिनों जब मैं घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती हो गई, तो उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा कभी खोला जाता तो गिल्लू को शायद ऐसा लगता कि मैं ही हूँ। वह तेज़ी से अपने झूले से उतरता और जब देखता कि मैं नहीं कोई और हूँ तो जितनी तेज़ी से झूले से उतरता उसी तेज़ी से वापस झूले में चला जाता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहता था। लेखिका कहती हैं कि मेरी अनुपस्थिति में घर के अन्य सदस्य उसे खाने के लिए काजू देते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई करने लगी तो उसमें ढेर सारे काजू भरे मिले, जिनसे मुझे पता चला कि जब मैं नहीं थी तो गिल्लू काजू भी बहुत कम खाता था, जो उसका सबसे प्रिय था। आगे देखिए। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारक के हटने के समान लगता। लेखिका कहती हैं कि जब मैं अस्वस्थ थी तो उस समय गिल्लू मेरे तकिए पर सिरहाने बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले हौले इतने आराम से सहलाता कि अगर वह हट जाता तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे कोई परिचारक या सेवक हट गया हो। आगे देखिए। यानी गिल्लू का वह स्पर्श लेखिका को एक सेवक के समान सुखदायक लगता था। आगे देखिए। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका कहती हैं कि गर्मियों के दिनों में जब मैं दोपहरों में घर में काम करती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ
गर्मी से बचने का हमेशा की तरह एक उपाय ढूंढ लिया था। वह क्या करता कि मेरे पास जो सुराही रखी रहती उसी पर लेट जाता था और इस प्रकार मेरे पास भी रहता और गर्मी से भी बच जाता, ठंडक में भी रहता। आगे देखिए, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन की यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। लेखिका कहती हैं कि गिलहरियों का जो जीवन काल होता है वह 2 वर्षों से अधिक का नहीं होता, अतः इसलिए गिल्लू के जीवन यात्रा का भी अंत आ गया। गिल्लू का भी 2 वर्ष पूर्ण हो गया और उसके जीवन की अंतिम समय आ गई। उस दिन उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और न ही बाहर घूमने गया और रात में अंत की यातना में भी, यानी प्राण निकलते समय जो पीड़ा होती है, यातना होती है, उस समय भी गिल्लू अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर मेरे हाथ से चिपक गया, जिसे उसे अपने बचपन के मरणासन स्थिति में पकड़ा था। वह उसी तरह से अपने नन्हे पंजों से मेरी उंगलियों को पकड़कर चिपक गया अंतिम समय में भी, जिस तरह से वह पहली बार जब मरणासन स्थिति में, यानी जब घायल था, पहली बार लेखिका से मिला था, जब कौवे उसे घायल कर दिए थे उस समय। आगे देखो, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया, उसे उसड़ता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका कहती हैं कि गिल्लू के पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया ताकि उसे उसड़ता दिया जा सके, उसड़ता देने का प्रयत्न किया, उसड़ता यानी गर्मी देने की कोशिश की गिल्लू के ठंडे शरीर को, परंतु प्रभात की जैसे ही प्रथम किरण निकली वैसे ही गिल्लू किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। लेखिका कहती हैं कि गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका जो झूला था उतार कर रख दिया गया और जो खिड़की की जाली गिल्लू के लिए खोली गई थी, जिस रास्ते से गिल्लू बाहर जाता था, उस जाली को बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है आज भी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। आगे देखिए, सोन जूही के लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई और जो सोन जूही की लता थी उसी के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, यानी गिल्लू के मृत शरीर को दफनाया गया, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। गिल्लू को सोन जूही के लताओं के नीचे इसलिए दफनाया गया कि सोन जूही की लता गिल्लू को सबसे अधिक प्रिय थी, पसंद थी। इसलिए भी कि लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिलाप छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है और इसलिए भी कि उस छोटे से जीव का किसी बासंती दिन जूही के पीले छोटे फूलों के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यानी जब लेखिका जूही के इन पीले छोटे फूल खिले हुए फूलों को देखती हैं तो लेखिका को ऐसा आभास होता है जैसे गिल्लू उनके सामने उन्हें चौंकाने के लिए फिर से उपस्थित हो गया हो, आ गया हो इन सोन जूही के कलियों के रूप में। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।